चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहां राजा चुनाव से नहीं बल्कि अपनी ताकत से बनते थे। हम समझने वाले हैं प्राचीन भारत के राज्यों, राजाओं और एक शुरुआती गणतंत्र की पूरी कहानी जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी पक्का कर दे। आज तो हम अपने नेता को वोट देकर चुनते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आज से लगभग 3000 साल पहले जब इलेक्शन का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, तब कोई राजा बनता कैसे था? बड़ा दिलचस्प सवाल है, आइए जानते हैं। देखिए, उस जमाने में राजा बनने के लिए सिर्फ लोगों का पसंदीदा होना काफी नहीं था। असली पावर दिखानी पड़ती थी और इस पावर को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका था बड़े बड़े भव्य अनुष्ठान करवाना। और इन अनुष्ठानों में सबसे फेमस था अश्वमेध यज्ञ। इसमें होता ये था कि एक राजा अपने घोड़े को आजाद छोड़ देता था। अब वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरेगा, वहां के राजा के पास दो ही ऑप्शन होते थे। या तो घोड़े को रोको, जिसका मतलब था सीधा सीधा युद्ध को न्योता देना, या फिर उसे जाने दो, जिसका मतलब था कि आपने उस राजा की ताकत को मान लिया है। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की। बीचों बीच एक खास सिंहासन पर राजा बैठा है। पुजारी मंत्र पढ़ रहे हैं और पवित्र जल छिड़क रहे हैं। राजा का सारथी, जो उसके युद्धों का गवाह रहा है, उसकी बहादुरी के किस्से गा रहा है। दूसरे राजा बस मेहमान बनकर ये सब देख रहे हैं। आम लोग राजा के लिए तोहफे लाते थे, लेकिन समाज का एक हिस्सा यानी शूद्रों को इन पवित्र रिवाजों से बिल्कुल दूर रखा जाता था। अच्छा, तो पावर तो दिखा दी। अब अगला कदम था अपनी सत्ता को एक तय इलाके पर जमाना। अब राजा सिर्फ लोगों के राजा नहीं रहे थे, बल्कि वो जमीन के शासक बन रहे थे। और यहीं से जन्म हुआ जनपद का। इसका सीधा सा मतलब है वो जमीन जहां जन यानी लोगों ने अपने पैर जमा लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अब कबीलों का नहीं, बल्कि एक तय इलाके का शासन होता था। आप कह सकते हैं कि ये भारत के पहले राज्यों की नींव थी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। आप हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसे उस समय के बड़े जनपदों को देख सकते हैं। इससे एक आइडिया मिलता है कि ये शुरुआती राज्य पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे। अब जैसे जैसे समाज बड़ा और फुकताप होता गया, उसे चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। पुजारियों ने समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो वेदों को पढ़ते और यज्ञ करवाते थे। फिर क्षत्रिय, जो शासक थे और लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद वैश्य, जो किसान या व्यापारी थे। और आखिर में शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। और सबसे जरूरी बात, ये वर्ण आपके काम से नहीं, आपके जन्म से तय होता। पर कहानी यही नहीं रुकी। समय के साथ कुछ जनपद दूसरों से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अब वे सिर्फ जनपद नहीं रहे, वे बन गए महाजनपद, महान राज्य। ये महाजनपद यानी ग्रेट किंगडम्स लगभग 2500 साल पहले सामने आए। इनकी अपनी राजधानी होती थी, अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं थीं और ये एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम चलाते थे। ये एक तरह से असली साम्राज्यों की शुरुआत थी। जरा ये तस्वीर देखिए। ये कौशाम्बी में मिली 2500 साल पुरानी एक किले की दीवार का हिस्सा है। सोचिए, ये दीवारें कितनी विशाल और मजबूत रही होंगी। ये किले सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी ताकत और अमीरी दिखाने का भी एक जरिया थे। तो एक महाजनपद को महाजनपद क्या बनाता था? पहली चीज, ऊंची दीवारों वाले किलेबंद शहर। दूसरी, एक स्टैंडिंग आर्मी जो हमेशा तैयार रहती थी। तीसरी, सैनिकों को रेगुलर सैलरी दी जाती थी। और चौथी, लोगों से नियमित रूप से टैक्स वसूला जाता था। इन टैक्स में सबसे जरूरी था भाग यानी हिस्सा। नियम ये था कि किसानों को अपनी फसल का छठा हिस्सा यानी 1/6 पार्ट राजा को टैक्स के रूप में देना होता था। इसी पैसे से तो बड़ी बड़ी सेनाओं और किलों का खर्चा चलता था। अब इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े बड़े शहरों का पेट भरने के लिए खेती में एक क्रांति की जरूरत थी। और वो क्रांति आई 2 बड़ी चीजों से। पहला, लकड़ी के हल की जगह अब लोहे के मजबूत हल इस्तेमाल होने लगे। और दूसरा, धान के बीजों को खेत में बिखेरने के बजाय उनकी पौध तैयार करके एक एक करके रोपा जाने लगा। इन बदलावों से पैदावार एकदम से कई गुना बढ़ गई। अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में आते हैं। हम 2 ऐसी महाशक्तियों को देखेंगे जो उस समय सबसे ताकतवर थी, लेकिन जिनके राज करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ये कहानी है एक राजशाही और एक गणराज्य की। तो एक तरफ था शक्तिशाली मगध, जहां बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर राजा थे। यहाँ एक ही राजा का हुक्म चलता था।
और दूसरी तरफ था वज्जी, जो एक गण या संघ था। ये एक तरह का गणतंत्र था, जहां कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे शासक मिलकर फैसले लेते थे। तो ये गण या संघ काम कैसे करता था? यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था। सारे शासक, जिन्हें राजा ही कहा जाता था, एक साथ सभाओं में बैठते थे, किसी भी मुद्दे पर बहस करते थे और फिर मिलकर कोई फैसला लेते थे। कुछ कुछ आज की संसद जैसा लगता है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। महिलाओं, दासों और मजदूरों को इन सभाओं का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं थी। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। राजा अश्वमेध यज्ञ से अपनी ताकत साबित करते थे। जनपद पहले क्षेत्रीय राज्य थे। महाजनपदों के पास किले, अपनी सेना और रेगुलर टैक्स का सिस्टम था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा। खेती में क्रांति आई, लोहे के हल और धान की रोपाई से। और आखिर में मगध एक राजशाही था, तो वज्जी एक गणराज्य यानी गण या संघ था। अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है, तो क्यों ना अपने ज्ञान को थोड़ा परखा जाए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं आपको कितने जवाब याद हैं। पहला सवाल, जनपदों के राजाओं और महाजनपदों के राजाओं में सबसे बड़ा फर्क क्या था? जरा सेना, किले और टैक्स के बारे में सोचिए। दूसरा सवाल, वो 4 वर्ण कौन से थे और हर एक का मुख्य काम क्या था? ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सबके काम याद करने की कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल, महाजनपदों के राजाओं को रेगुलर टैक्स वसूलने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, इतनी बड़ी सेना रखने और विशाल किले बनाने का खर्चा कहाँ से आता होगा? चौथा सवाल, वज्जी की सरकार और मगध की सरकार में क्या अंतर था? यहाँ आपको एक राजशाही और एक गणराज्य के बीच का फर्क समझाना है। और ये रहा आखिरी सवाल, इस समय में खेती में हुए 2 सबसे बड़े बदलाव कौन से थे? इन सवालों के जवाब सोचिए और यकीन मानिए, आपके एग्जाम की तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी।